हाँ नहीं डिवाइस क्या वो ज़ाहिर है स्टार्ट में जो रजिस्ट्रेशन के लिए लिया है उन्होंने इसलिए लिया। डेमो के लिए आवाज़ तो ना लो यार, इतने दिनों बाद तो अब आई है मेरे पास। अच्छा जी ब्रांच कैशे का आर्टिकल जो है उसका बैकग्राउंड सबसे पहले अंडरस्टैंड करना। ब्रांच कैशे इंट्रोड्यूस हुआ था विंडोज़ 2008 फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, 2003 में नहीं था ना, इवन 2000 में था। इसका फ़ायदा होता है अगर आपकी रिमोट ब्रांचेस हैं जहाँ पे लाइक आपके पास जो कनेक्टिविटी है वो हाई बैंडविड्थ नहीं है, जिस तरह होता है ना आपके पास लाइक 2 MB का लिंक है, ठीक है, जो कि आप शेयर कर रहे हैं लाइक 20 यूज़र्स के साथ। अगर आपका कनेक्शन भी स्लो है तो फिर आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। आइडिया बेसिक ये है कि वो डाटा जो आपके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में पड़ा है उसे जब आप एक्सेस करेंगे तो सर्वर साइड पे यानी रिमोट ब्रांच में वो कैशे में चला जाएगा। आपके कैशे में भी जा सकता है और सेंट्रलाइज सर्वर के कैशे में भी जा सकता है। अच्छा इसमें भी सर्वर की इन्वॉल्वमेंट है, जितनी इन्वॉल्वमेंट अभी हो पढ़ाई जा सकती है मैं आपको पढ़ा दूँगा। यही भी मैं आपको बता रहा था कि ब्रांच कैशे खाली क्लाइंट की सपोर्ट से नहीं, सर्वर साइड आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 2008 सर्वर है ही नहीं तो आप ब्रांच कैशे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी जो इनेबलमेंट होती है वो सर्वर साइड पे होती है, इसकी जो इनेबलमेंट होती है वो किस साइड पे होती है, सर्वर साइड पे, ठीक है। अच्छा अब ब्रांच कैशे जो है उसमें होगा क्या कि आप रिमोट ब्रांच में बैठे रहते, आपने अपने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से कोई चीज़ एक्सेस की, ठीक है जी। ये मैं कहता हूँ ये था आपका रिमोट ब्रांच, ठीक है जी। ये कनेक्टेड थी, ये पता है ज़िगज़ैग लाइन कैसे शो करती है, ये आपका हेडक्वार्टर, ठीक है जी। और यहाँ पे ये सर्वर्स पड़े हुए जिन पे मैंने ब्रांच कैशे इनेबल की, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा विंडोज 7 का कंप्यूटर है, ये इस सर्वर से कोई चीज़ एक्सेस करता है, वो इसके कैशे में भी आ सकती है, डिपेंड करता है मैंने सेटअप क्या बनना है। और ये भी हो सकता है कि एक मेरे पास यहाँ सर्वर पड़ा हो तो उसके कैशे में चले। ब्रांच कैशे के 2 मोड्स होते हैं, एक होता है होस्टेड कैशे मोड और एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मेरी ग्रुप पॉलिसी ओपन कर लेना मैं, ताकि मैं इनके नेम एग्जैक्ट आपको बता सकूँ। आप कहेंगे सर्वर सेंट्रलाइज सर्वर होगा वो भी 2008 का भी। हाँ हाँ 2008 2003 में ब्रांच कैशे नहीं थी, ये क्या है इसमें। चलो इसी में कर लेते हैं, जितनी देर में इसे शट डाउन करेंगे उसे बूट करवाएंगे, उससे ज़्यादा आसान काम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ADS के एनवायरनमेंट में होती है। एक और हम काम करके देख लेते हैं। देखिए ये नज़र आ रहे हैं 2 मोड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे मोड, होस्टेड कैशे मोड। होस्टेड कैशे मोड का मतलब है कि आपने सर्वर लगाया है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक और जिस तरह आपके प्रॉक्सी सर्वर और आइडल सर्वर काम करते हैं, यहाँ से जो डाटा है उसके कैशे में स्टोर हो जाएगा, जब आप उसे एक्सेस करेंगे तो यहीं से आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे मोड में क्या होता है कि सर्वर नहीं है, इसका अपना कैशे है, इसका अपना कैशे है, इसका अपना कैशे है,
ठीक है, वो भी शेयर्ड होगा। इसीलिए तो डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं कि वो कंटेंट हो सकता है इधर भी हो इधर भी हो, लेकिन जब सर्वर लगा रहे हैं तो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे वो कंटेंट स्टोर होगा। तो ब्रांच कैशे के दो मोड्स हैं। कौन सा मोड होगा ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रुप पॉलिसी में कौन सा कैशे मोड इनेबल किया, ठीक है। अच्छा, अब एक है ब्रांच कैशे और एक है ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल्स। जब आप कहते हैं ना सिंपली ब्रांच कैश, तो उसका ताल्लुक होता है सिर्फ वेब डाटा से, एफटीपी डाटा, वेब डाटा, ठीक है। यानी आप एक वेबसाइट व्यू कर रहे थे, आपको पता है कॉर्पोरेट नेटवर्क में ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि बहुत सारी चीज़ें आपको वेब बेस्ड फॉर्मेट में मिलती हैं। पोर्टल होता है, आपका कंपनी का अपना पोर्टल होता है, उस पोर्टल से आप चीज़ें एक्सेस कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट भी सेंट्रलाइज पोर्टल में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अब वो पोर्टल जो है उसको एक्सेस आप कैसे करते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर से करते हैं, ठीक है। तो वो सारा वेब बेस्ड होता है। वेब बेस्ड कंटेंट का मतलब होता है कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हो उसे एक्सेस करने के लिए, HTTP, ठीक है। तो सिंपल जो ब्रांच कैशिंग है वो वेब डाटा के लिए। अगर आप कहते हैं मेरे सिंपल फाइल फोल्डर जो है वो भी कैश हो, तो उसके लिए होती है ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल्स, और वो आपको फोल्डर की प्रॉपर्टीज में ऑप्शन मिलती है, ठीक है। क्लाइंट साइड पे सर? नहीं, देखिए इनेबलमेंट सारी सर्वर साइड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये सर्वर है, ब्रांच कैशे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसमें ब्रांच कैशे इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। इवन देन मेरे फोल्डर की प्रॉपर्टीज में मुझे ब्रांच कैशे की ऑप्शन विजिबल नहीं मिलेगी। जब आप किसी फोल्डर को शेयर करते हैं ना, किसी फोल्डर पे जाएं, ये फोल्डर है मेरा, मैं इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करता हूँ, शेयरिंग पे जाता हूँ, एडवांस शेयरिंग पे करता हूँ और इसे इनेबल करता हूँ। अब ये शेयर हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? ये कैशे है, ये ब्रांच कैशे नहीं है। ये टैब आपको विंडोज़ 2000 में भी मिलेगा, 2003 में भी मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा 2003 और 2000 में? वो है, ये मैं एक्सपी पे हूँ, हाँ ये मैं एक्सपी पे हूँ। देखिए अब एक्सपी पे था तो इस प्रॉपर्टी पेज में कहीं लिखा हुआ आ रहा है ब्रांच कैश? कहीं नहीं लिखा हुआ आ रहा ना। अब आप सर्वर साइड पे आए, ये हम जनाब सर्वर पे आ रहे हैं, यहाँ जाएं ज़रा किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में, शेयरिंग पे जाएं, शेयर करें इसे, ये क्या लिखा हुआ है? इनेबल ब्रांच कैश। ये जो ऑप्शन है ये विजिबल उस वक्त होती है जब आप इस कंप्यूटर पे ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल्स जो है वो इंस्टॉल है, उसके बगैर नहीं। बात समझ में आती है? ठीक है, सिंपल जो ब्रांच कैशिंग है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्रांच अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो जो डाटा है वो खाली वेब पेज नहीं है, मैं तो अपने फाइल एंड फोल्डर भी ब्रांच से एक्सेस करता हूँ, मैं चाहता हूँ सिंपल फाइल फोल्डर भी कैश हो, तो उसके लिए सर्वर साइड पे ये ऑप्शन इनेबल होनी चाहिए। और इस केस स्टडी को हम कहते हैं ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल्स। मैं आपको ग्रुप पॉलिसी की जो सेटिंग्स हैं वो भी करवाता हूँ। पहले ज़रा क्या करें, सर्वर मैनेजर में जाएं, ऐड फीचर्स करें, ऐड फीचर्स करें, जो रोल्स हैं फीचर्स में आए, ये क्या लिखा हुआ है? ब्रांच कैशे। अब ज़रा इसे पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है? इंस्टॉल द सर्विसेज नीडेड टू प्रोवाइड ब्रांच कैशे क्लाइंट फंक्शनैलिटी। ब्रांच कैशे क्लाइंट फंक्शन, यानी इंस्टॉल करने से मेरा कंप्यूटर ब्रांच कैशे क्लाइंट बन जाएगा, यानी इसके पास डाटा कैश हो सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ब्रांच कैशे सर्वर सपोर्ट फॉर HTTP प्रोटोकॉल हैज होस्टेड कैशे एंड सर्विसेज अदर देन ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल। सब, यानी इन शॉर्ट आपको सब कुछ मिलेगा एक्सेप्ट ब्रांच कैशे फॉर नेट, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आती है? सेलेक्ट कर दें इसे, नेक्स्ट कर दें, इंस्टॉल।
इसकी इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या करेंगे, फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ व्यू करेंगे तो स्टिल हमें वहाँ वो ऑप्शन नहीं मिलेगी। ये देखिए मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, शेयरिंग पे क्लिक करता हूँ, एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करता हूँ, शेयर दिस फोल्डर करता हूँ, कैशिंग पे जाता हूँ, अभी भी ग्रे है। उसकी वजह क्या है, क्या चीज़ चाहिए, ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल्स। हाँ नहीं, ग्रुप पॉलिसीज़ है तो वो आप सेटिंग्स करते हैं ना जो सब पे पुश होती हैं, यहीं से होगी। और मेमोरी मेरी साथ दे दे, वो उसमें जाएगा। जाली में करवा देते हैं, घर के मसले में पता लगे मेरी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भारतीय पंजाब में पॉपुलर हो गई हैं। जैसा सुल्तान राय की मूवीज़ पाकिस्तान में इतनी नहीं चलती थी, इतनी भारतीय पंजाब में चलती थी। हाँ लेकिन आपको बता रहा हूँ भारतीय पंजाब में उसकी मूवीज़ बड़ी पॉपुलर थी, सिख बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा जी, देखो यार इतना ही पढ़ाया है, नहीं हेल्प से नहीं, मैं पहले हेल्प से तो पता लग ही जाएगा। ग्रुप पॉलिसी की सेटिंग्स देखते हैं ना, वहाँ से इनेबल करते हैं, फिर चेक करते हैं। आ नहीं रहा मेरे जहन में, मुझे याद नहीं आ रहा। एक और काम करें, उसको लोड करवा लें, क्योंकि इस पर ना ADS नहीं है तो उसकी वजह से भी इस पर सेटिंग्स हमें पूरी नहीं मिली। इसको भी चला लें। आपको करना ही पड़ता है कि अब आपकी कंपनी में पता नहीं कितने कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है ना, तो क्लाइंट साइड पे अगर आपको मैनुअली जाके हर मशीन पे इनेबलमेंट करनी पड़े तो इट विल टेक लॉन्गर। तो आप क्या करते हैं, आप सेटिंग्स जो हैं सेंट्रलाइज कंप्यूटर से ऑन कर देते हैं। ये देखिए मैं ब्रांच कैशे में आ गया। अब अज्यूम कर लें कि ये डोमेन कंट्रोलर पे होंगे, वो लोड हो रहा है, मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ कहाँ से करनी है। सबसे पहले ये सेटिंग है, इसको इनेबल करने से क्या होगा, तमाम क्लाइंट्स पे ब्रांच कैशे ऑन हो जाएगी। ये सर डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर हम अज्यूम कर रहे हैं कि DC है, ठीक है, यानी मैंने तो इसकी लोकल पॉलिसी ओपन की हुई है ना, ये देखिए जगह यही होगी, लेकिन वो सर्वर लोड होता है तो उसमें मैं आपको ग्रुप पॉलिसी से रन करके दिखा दूँगा। सेटिंग बिल्कुल सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, सेट ब्रांच कैशे तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे मोड, ये आप इनेबल कर देंगे तो फिर जो क्लाइंट है, आप यानी इस चीज़ की प्रोविजनिंग तो है, आपने इनेबल कर दिया कि क्लाइंट का अपना कैशे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। थर्ड, अगर आप डेडिकेटेड सर्वर लगाना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं एक सेंट्रलाइज सर्वर हो जिस पे कैशिंग हो, तो यहाँ से इनेबल करें और लोकेशन बताएं, ठीक है। फुली रिमोट सर्वर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। रिमोट सर्वर क्यों कहेंगे, नहीं रिमोट सर्वर आप क्यों कह रहे हैं, उसको ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, रिमोटली पड़ा हुआ है। चीज़ करता क्या है? मैंने पहली बात ही ये बताई मुझे आपको। तो समझ लगी थी। आपके पास ये जो नेटवर्क था इसकी बैंडविड्थ जो है वो लो थी। अगर आप यहाँ से बार बार वो सर्वर साइड से डाटा एक्सेस करते तो इस बैंडविड्थ जो है इस पर लोड पड़ना था। तो आपने कहा पहली दफ़ा तो चलो वहाँ से एक्सेस कर लिया, उसके बाद यहीं कैश कर ले। मैंने आपको बताया कि सेम लाइक प्रॉक्सी, बस फ़र्क ये है कि प्रॉक्सी यूज़ करते हैं हम इंटरनेट के लिए, ये जबकि आपके प्राइवेट डाटा के लिए भी यूज़ होता है। कि वो चीज़ ब्रांच, ये ब्रांच थी मेरी, ये हेड ऑफिस था। आपने कोई चीज़ एक्सेस की सर्वर से, पहली दफ़ा तो इस सर्वर से आई, बैंडविड्थ पे लोड पड़ा, लेकिन उसके बाद वो यहीं कैश होगी, अब वो यहीं से रिट्रीव हो रही है, ठीक है। अगर सर्वर पे कैश हो रही है तो आपका कैशिंग मोड कौन सा है, होस्टेड कैशिंग मोड। और अगर आप कहते हैं नहीं हर क्लाइंट का अपना कैशे यूज़ हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग। ये चीज़ है, इसमें क्या कन्फ्यूजन है। यहाँ पे आप फुली क्वालिफाइड नेम दे दें किसका, उस सर्वर का जिस पे आप
कंटेंट स्टोर कर रहे हैं, ये वाला सर्वर यहाँ जो लगा हुआ था सर्वर, ठीक है। मैं इसका नाम ब्रांच कैशे डॉट फॉर एग्जाम्पल mcitp.com, ठीक है। उसने यहाँ कहा भी है, अगर आप डबल क्लिक करें तो ये इतना सारा जो आपको टेक्स्ट मिल रहा है इसमें वो आपको क्या कह रहा है कि कौन सा नाम देना है। ये देखें क्या लिखा है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो ये हम बनाएंगे फिर ना, क्या चीज़? ये सर्वर हम बनाएंगे फिर। हाँ तो सर्वर इंस्टॉल कर दें, दैट्स इट। यहाँ नाम आपने दे दिया, क्लाइंट पे पॉपुलेट हो गया कि ये क्लाइंट सर्वर है जिससे लेना है। उस सर्वर पे जाके ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल इंस्टॉल कर दें, दैट्स इट। अच्छा जी, ये देखें अब ये सेटिंग जो आ रही है इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक है नॉन वेब डाटा से, फाइल्स और ठीक है, जो आपके फोल्डर्स कैशे में जा रहे हैं। इनेबल करें और उसके बाद यहाँ पे मिली सेकेंड में बताएं कि कितनी देर बाद ये डाटा अपडेट करेगा। देखें, एंटर द राउंड ट्रिप नेटवर्क लिटेंसी वैल्यू, सॉरी लिटेंसी होती है मेजर ऑफ डिले, कि कितना डिले होगा तो वो डाटा कैशे होना है। देखें, ये आपकी बैंडविड्थ अगर बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही, चाहे बैंडविड्थ कम है, इस पर किसी क्लाइंट का लोड ही नहीं है, फिर तो आप कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 80 मिली सेकंड आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर 80 मिली सेकंड में आप टच करके वापस आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब लिटेंसी नहीं है, डिले नहीं है, फिर मेन ऑफिस से ही डाटा एक्सेस कर लें। लेकिन अगर 80 मिली सेकंड से ज़्यादा लगे हैं, ये देखें, एंटर द राउंड ट्रिप नेटवर्क लेटेंसी वैल्यू इन मिली सेकंड अबव विच, यानी इफ मोर देन 80 मिली सेकंड लग रहे हैं तो फिर डाटा कैश होगा। फाइल मस्ट बी कैश इन द ब्रांच ऑफिस। जो मर्जी मीडियम हो, देखिए मीडियम आप कहते हैं मेरे पास जनाब E3 लिंक है, ठीक है जी, लेकिन यूज़र्स हैं 10,000, तो E3 भी किसी काम का नहीं। ऑन द अदर हैंड आपके पास 1 MB का लिंक है लेकिन 20 यूज़र है, तो हो सकता है वो 20 के लिए वो उस पर लेटेंसी ना हो। तो ये तो डिपेंड करता है कि उस नेटवर्क पे लोड कितना है। बड़ी बड़ी जो रोड्स होती हैं उन पर भी ट्रैफिक चॉक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इट डिपेंड्स कि उस पर लेटेंसी कितनी है, बैंडविड्थ का साइज मैटर नहीं करता। अगर आप उस डेटा को कैशे मतलब या तो एक्सेस कर रहे हैं विद इन 80 मिली सेकेंड्स, तो वो फोल्डर कैशे नहीं होगा। नहीं होगा अगर 80 मिली सेकंड में, 80 मिली सेकंड का मतलब है 1 सेकंड का तकरीबन कोई 10वां हिस्सा, 10वें से भी और कम। अगर 81 मिली सेकंड भी लग रहे हैं तो वो फोल्डर फिर वो कैश कर लेगा। और आपके ख्याल में अगर 81 मिली सेकंड वैल्यू रीजनेबल नहीं है तो यहाँ से चेंज कर दें। चेंज कर। अगर आप कहते हैं नहीं यार 10 मिली सेकंड में अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कैश करो, तो यहाँ पे 10 दे दो, ठीक है। मिली सेकंड, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू इस वक्त बाय डिफॉल्ट आ रही है दैट इज 80 मिली सेकंड। यानी अगर वो जो राउंड ट्रिप है, राउंड ट्रिप मीन्स यहाँ से गए इधर और वापस आ गए, 80 मिली सेकंड बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। आप 80 मिली सेकंड उस तरह ना देखें ना, ह्यूमन फॉर्म में ना देखें। आप हॉटमेल से डाटा एक्सेस कर रहे थे, उस कहाँ पे पड़ा हुआ है, USA में कहीं, और डाटा फ़ौरन ओपन हो रहा होता है। तो 80 मिली सेकंड इसलिए आज से रीज़नेबल है, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी नेटवर्क टीम से, लाइट आ गई है, मैं आप अपनी नेटवर्क टीम से पूछें, वो आपको इसकी ज़्यादा रीज़नेबल वैल्यू बता सकते हैं। उनके पास नेटवर्क कैलकुलेटर हो सकते हैं। आप उनसे पूछेंगे यार हमारे नेटवर्क की रीज़नेबल लेटेंसी वैल्यू बता दें। अगर हम अपनी ब्रांच को एक्सेस कर रहे हैं, हमारा हेड ऑफिस है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में, आप उनसे पूछेंगे अगर हम इस्लामाबाद ब्रांच को एक्सेस कर रहे हैं तो कितने मिली सेकेंड लगें तो हम उसे लेटेंसी कंसिडर करते हैं। लेटेंसी इज़ अ मेजर ऑफ डिले। रेट ऑफ लेटेंसी अगर हाई है इसका मतलब डिले ज़्यादा है। लेटेंसी का कम होना अच्छा होता है। अगर लेटेंसी कम है इसका मतलब आप जल्दी एक्सेस कर रहे हैं। लेटेंसी होती है डिले, ठीक है। लेटेंसी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब डिले ज़्यादा है। बात समझ में आती है? तो ये आप लेटेंसी वैल्यू दे रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। क्लियर है ये बात? यहाँ पे बता देंगे क्लाइंट की डिस्क की, कौन सी ड्राइव की, सी ड्राइव की, कितनी स्पेस यूज़ हो, सॉरी पूरी डिस्क की कितनी स्पेस यूज़ हो फॉर कैशिंग इन परसेंटेज। बाय डिफॉल्ट आई थिंक 5% होती है, ये देखो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 5% है। 5% से अगर ज़्यादा हुआ तो कैशिंग नहीं होगी। आपने डाटा कैश किया, आप बता रहे हैं मेरी पूरी हार्ड डिस्क का 5%। अगर आपकी हार्ड डिस्क 100 GB की है तो 5 GB आपने दे दिया, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा है तो फिर इसे बढ़ाएं, यहाँ पे प्रोविज़न करें इसे,
कि मेरे क्लाइंट का इतना % कैशे यूज़ हो सकता है, यहाँ से ज़्यादा है स्पेस। तो अब इसमें चाहे हमने जितनी बड़ी पार्टीशंस की हो फर्स्ट अगर आपका होस्टेड कैशे मोड है तो यहाँ पे वहाँ पे तो आप ये ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि इट्स डेडिकेटेड फॉर कैशिंग। मेरे ख्याल में अगर होस्टेड कैशे मोड है फिर इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड में बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि होस्टेड कैशे मोड में तो एक सेंट्रलाइज जगह है जहाँ पे तो ये स्टोर सब हो रहा होस्टेड है। कैशे पे नहीं सेट कर रहे ये हो? तो दोनों पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत कब है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं तो यू आर अनश्योर कि क्लाइंट जो है उस पर कितनी स्पेस होगी, तो फिर बढ़ा दें इसे। ये तो डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि अब मेरे एनवायरनमेंट में ब्रांच कैशे की मुझे ज़रूरत है भी या नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में ब्रांच कैशे उस वक्त ज़्यादा फिजिबल है जब आप किसी साइड ब्रांच में हैं, छोटी ब्रांच में, और आपकी कंपनी में कॉमन प्रैक्टिस है वेब डाटा की, आपका पोर्टल है, ठीक है। क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि एट टाइम्स ये होता है कि हम पोर्टल खोलते हैं तो वो खुलने में बहुत टाइम ले लेता है, ठीक है। तो अगर आपके पास शेयर पॉइंट पोर्टल टाइप की चीज़ यूज़ हो रही है, आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वेब बेस्ड है, तब इसे इनेबल करें। फाइल एंड फोल्डर के लिए तो इससे बेहतर हमारे पास एक और ऑप्शन है। वो जब मैंने कैशिंग पे क्लिक किया था तो ब्रांच कैशे में इनेबल ना भी करूँ तब भी तो मेरे पास वहाँ पे चॉइस थी। नहीं, शेयरिंग विद कैशिंग भी हो जाती है, ब्रांच कैशिंग नहीं, विद कैशिंग, सिंपल कैशिंग जैसे हम कहते हैं ऑफलाइन कैशिंग। ऑफलाइन कैशिंग ब्रांच कैशे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आप विदाउट ब्रांच कैशे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वेब डाटा वाली जो बात है वो बेनिफिशियल है, और वो उसी वक्त फिजिबल है जब आपका कॉर्पोरेट डाटा वेब बेस्ड है। इंटरनेट पे तो ये अप्लाई भी नहीं होगी, उसके लिए तो आइजा सर्वर या प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ होगा या TMG। ब्रांच कैशे सिर्फ ऑनलाइन होगी, क्या मतलब? मतलब आपने कहा ना ऑफलाइन कैशे भी हम लोग, हाँ, वो वाली ऑप्शन भी है। ऑफलाइन कैशे तो ये होती है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तभी वो तो वो डाटा, आप ये कह रहे हैं कि अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो तो कैश डाटा अवेलेबल होगा? हाँ अवेलेबल होगा, ब्रांच कैशे में भी अवेलेबल होगा, कैशिंग में भी अवेलेबल हो, हाँ दोनों में अवेलेबल तो होगा। इससे बेसिक डिफरेंस फिर कहाँ पड़ता है? डिफरेंस है ना, ऑफलाइन कैशिंग सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं है, और वेब बेस्ड ब्रांच कैशे जो है वो सर्वर पे डिपेंडेंट है, हाँ वेब बेस्ड भी और वेब बेस्ड भी नहीं। जो हमारी ऑफलाइन कैशिंग वो तो है लैपटॉप यूजर्स के लिए कि मैं लैपटॉप यूज़र हूँ, मैं अपना लैपटॉप लेके कस्टमर के पास गया हूँ और मैं कोई इंपॉर्टेंट फाइल एक्सेस कर रहा हूँ और कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, सही। तो वो डाटा पहले से कैशे में रख लेगा। आप उसे बता देते हैं कि जब भी मैं कोई चीज़ कॉर्पोरेट हेड क्वार्टर से एक्सेस करूँ तो उसे फ़ौरन कैश कर दो, ताकि अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो तो मेरा काम होता रहे। और वो बेनिफिशियल ज़्यादा उस वक्त ही ऑफलाइन कैशिंग की फैसिलिटी विंडोज़ 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जब मोडेम का यूजेज बड़ा कॉमन था, ब्रॉडबैंड इंटरनेट ये जो है आपके पास तब नहीं था। अब तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होता, ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, वो जो आप यूज़ करते थे ना मोडेम वाला इंटरनेट, उसमें डिस्कनेक्शन बहुत होती थी, होता था ना कनेक्ट चलते चलते खुद ब खुद कुछ हुआ ही नहीं है, लाइन में डिस्टॉर्शन आई, लिखा हुआ आ गया रिकनेक्ट, उस केस में उसका बेनिफिट था। अब वो फैसिलिटी जो है वो यूज़ ही नहीं होती, इवन माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्स में इंक्लूड नहीं की, आपके कोर्स में ऑफलाइन फाइल्स नहीं है, हम ज़बरदस्ती पढ़ा देते हैं। जैसे ब्राउज़र पर अगर शेयर पॉइंट पोर्टल ओपन करते हैं तो हम उसको बंद करके दोबारा ओपन करके उससे पोर्टल ओपन हो जाता है, बिल्कुल ओपन हो जाता है, वो कैशे में होता है। हाँ वो तो आपका ब्राउज़र का अपना भी कैशे होता है ना, ब्राउज़र का अपना उसकी वजह से ओपन होता है, ठीक है। आप ऑप्शन यानी आपने पेज ओपन किया है, आप कह देते हैं अवेलेबल ऑफलाइन, ठीक है, वर्क ऑफलाइन, वो यानी कैशिंग यार बहुत सारी जगहों पे है। जो आपका आइजा का कैश है वो अलग है, जो ब्रांच कैश आप पढ़ें वो अलग है, ऑफलाइन कैशिंग अलग है, और ये जो आप बात कर रहे हैं एप्लीकेशन लेवल पे जो कैशिंग होती है अलग है, ठीक है। तो ये कैशे के वर्ड से ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैशे की टर्म कैशे बफर, मेमोरी बफर, ठीक है, ये उसमें भी कैशे यूज़ होता है, प्रोसेसर की कैशे होती है, ठीक है। तो कैशे की टर्म को जब भी पढ़ें तो उसका स्कोप ज़रूर देख लें कि ये किस लेवल पे यूज़ हो रहा है। ले जी, ये मैंने सारी फैसिलिटीज़ इनेबल कर दी है, अब हमारा वो सर्वर भी चल पड़ा होगा, आ जाए ज़रा इस पर। मेरा ख्याल है फाइल सर्वर में होती है वो ऑप्शन, मेमोरी जो है वो मैंने अपनी खंगाल ली है और मुझे याद आ गया हमारे पास भी रिकॉर्डिंग होती है आपकी तरह, अपनी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये एक्चुअली वर्चुअल मशीन काफ़ी दिन बाद चल रही है, उस पर पासवर्ड चेंज हो गया। जी, अब ये डोमेन कंप्यूटर है, तो आपको जगह बता देता हूँ। आपने क्या करना है, gpmc.msc में जाना है। अगर उसमें मैं gpmc.msc करता कुछ भी नहीं होना था। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल सर्वर साइड की चीज़ है, ठीक है।
लेकिन इसमें एक यूटिलिटी ओपन होगी जिसमें हमारे पास ग्रुप पॉलिसी होगी, ठीक है। ये कंप्यूटर वर्क ग्रुप में था जिसमें मैं पहले काम कर रहा था ना, ये कहाँ गया, ये कंप्यूटर वर्क ग्रुप में था, दिखा भी देता हूँ आपको। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाएं और देख लें। और उसमें मैंने ADS इंस्टॉल इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक्सचेंज की क्लास के लिए ना, इस पर ये एच सर्वर है बेसिकली, तो एच सर्वर डोमेन से बाहर होता है। तो इसलिए मैंने इंस्टॉल नहीं किया कि आप लोगों का कल आखिरी लेक्चर है और सैटरडे संडे को एक्सचेंज का लेक्चर है। हाँ, ये मैं आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में दिखा देता हूँ। लोड होता दिखा देता हूँ वर्क ग्रुप में। ये जनाब हमारे पास डोमेन कंप्यूटर है और इसमें आपके पास ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, यही चीज़ मैंने ओपन की है, ठीक है। एक वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर दें। ये देखें, ये कंप्यूटर किस में था और अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, शट डाउन कर रहा हूँ। फिर ये मैं तीन वर्चुअल मशीनें चला दूँ, पागल हो गया। ओके जी, आ जाएं अब दूसरे पे जी। ये आपके पास ग्रुप पॉलिसी आ गई, एक्सपेंड करें, ये डोमेन नेम आ रहा है और यहाँ पे आपने कहाँ आना है, डोमेन को एक्सपेंड करें, डोमेन नेम एक्सपेंड करें। ये क्या लिखा हुआ है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, और ये आपकी डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है। एक और काम कर दें इस पे वो भी इनेबल कर दें, ब्रांच कैशे। ब्रांच कैशे हमने उस पर तो इंस्टॉल किया था, इस पर नहीं है। फीचर्स में ठीक है जी। ये इंस्टॉल करें, उसके बाद दूसरी ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ। ये जनाब डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी से मैं एडिट करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल हो जाना है। ग्रुप पॉलिसी अगर एडिट आपको बिल्कुल नहीं करने दे तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद पढ़ चुके हो तुम, वो तो ज़ाहिर जनरलाइज आंसर ही है ये, विच पार्ट ऑफ ADS। इसकी दो रीज़न है, या तो आपके पास राइट्स नहीं और या फिर PDC एमुलेटर में कोई प्रॉब्लम है। नेट PDC एमुलेटर आपने नहीं पढ़ा अभी, मैं यहाँ देखने लगा हूँ। अगर तो PDC एमुलेटर लिखा हुआ आ जाता है उसके सामने, ये PDC एमुलेटर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है। हाँ, लगता है मेरा लेक्चर सुन लिया आपने, है ना। इसे बंद करें और लॉग ऑन हो एडमिनिस्ट्रेटर से। इस वक्त आप लॉग ऑन हैं एडमिन से, जिसके पास लिमिटेड राइट्स हैं। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन बड़ा सेंसिटिव इशू है। एक्सचेंज में जब आप एच सर्वर बना रहे होते हैं ना, तो एच की और हब की क्लॉक सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी में कभी भी मसला आए, सबसे पहले चेक करें क्लॉक सिंक्रोनाइज बिफोर चेकिंग एनीथिंग। हमारे यहाँ ये भी होता है ना, रिमोट ब्रांच है गलती से एक नाइजीरिया में, आप गलती से उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है, आप इंस्टॉल करते हैं, नाइजीरिया वाले कंप्यूटर पे भी आप जो टाइम जोन है वो पाकिस्तान वाला रख देते हैं, तो फिर टाइम में वैसे डिफरेंस होता है। तो वो जोनल डिफरेंस आपको देना चाहिए ना, नहीं तो आपके लॉग भी गलत होंगे, लॉग पे जो टाइम आ रही है जो टाइम होगा वो भी गलत होगा। ले जी, अब इसमें मैं ब्रांच कैशे इंस्टॉल कर चुका हूँ। स्टिल मेरे पास जो ऑप्शन होगी, GPMC भी क्लिक कर दो और यहाँ पे बड़ी स्पीड में ओपन हुआ है। ये देखें एडिट भी आ गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ
पॉलिसीज़ में जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाएं और नेटवर्क में जाएं। ये क्या लिखा हुआ है? ब्रांच कैशे। देख लें, वही ऑप्शन है। कोई नई बात तो नहीं है ना? ठीक है, अंदर भी कोई नई बात नहीं होगी। कहते तो सारी डबल क्लिक करके दिखा दो। एतबार है? अच्छी बात। सर आपने इनेबल नहीं करनी इसमें नहीं, मैं वो पहले आपको वो दिखा दूँ ना कि इस वक्त कोई इम्पेक्ट नहीं है। अभी भी मेरे पास किसी फोल्डर में जाके जो ऑप्शन मिल रही होगी मुझे ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल्स की, वो विजिबल नहीं होगी, जबकि मैं ब्रांच कैशे इस पर इंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है सर। और इस पे एक्टिव डायरेक्टरी भी है। एक्टिव डायरेक्टरी भी है इसमें, तो दैट लीव्स नो एक्सक्यूज। ठीक है, वो देखें रेडियो बटन कह रहा हूँ, चेक बॉक्स ग्रे, जबकि मैंने ये रेडियो बटन सेलेक्ट किया, इसको विजिबल होना चाहिए, लेकिन विजिबल नहीं है। ठीक है, वजह क्या है कि ऑल दो आपके पास ब्रांच कैशे की फैसिलिटी आ गई, बट स्टिल यू हैवंट गॉट फैसिलिटी ऑफ ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल्स, और ये दो अलग चीज़ है। ठीक है, बेशक यहाँ से इनेबल कर दें, लेकिन आपको फाइल प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी इंस्टॉलेशन फिर भी करनी पड़ेगी। और डिटेल अब वो रिकॉर्डिंग्स ले जाओ, पढ़ लो, उसको देख लो, हम जब पढ़ेंगे तब भी पढ़ लेंगे। अगर आपको इमीडिएटली आपको कंपनी में चाहिए है, उसका कोई यूजेज है, तो आप ले जाएँ उससे और कर लें, कोई मसला नहीं। मैं यार तुमने मच्छरों का इलाज नहीं किया। मैंने शायद शर्ट आज ब्लैक नहीं पहनी, लेकिन उन्हें पहचान हो गई कि सफ़ेद शर्ट वाला वही है, इसने कल ब्लैक शर्ट पहनी। इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त था, इसको पकड़ लो इसको फ़ौरन। अच्छा जी, ये अब हम दोबारा से आते हैं सर्वर मैनेजर में। एक्सपैंड करें रोल्स को और यहाँ पे देखें फाइल सर्विसेज का रोल है, ये फाइल सर्विसेज का, इस पर राइट क्लिक करें और सेलेक्ट करें ऐड रोल सर्विसेज। मेरी मेमोरी ने जो मुझे रिजल्ट दिया, ये आर्टिकल मैं कम से कम 1.5 साल बाद पढ़ा रहा हूँ। आखिरी दफ़ा मैंने एक कॉर्ड में पढ़ाया था, तो मेरी अच्छी बात है, इसी ज़्यादा तो इससे बर्फ़ ना जमना शुरू हो जाए। हाँ जी, ऐड रोल सर्विसेज, हाँ जी, मेरी मेमोरी ने मुझे बिल्कुल सही बताया। बड़ा मैंने खंगाला है और एक नुस्खा भी है मेरे पास, वो मैंने पढ़ा था कि फ़ौरन मेरी मेमोरी में जहाँ भी है इसको निकाल के ले आए, नुस्खे ने काम कर दी। नेक्स्ट करें। सर ये कहाँ से निकला है? इसका मतलब फाइल सर्विसेज। उस कंप्यूटर पे तो फाइल सर्विसेज इंस्टॉल ही नहीं थी। बेसिकली फाइल सर्विसेज जो है वो अगर आपके पास ना हो तो आप रोल में जाके फाइल सर्विस का रोल ऐड करें। मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले वो रोल ऐड करें, फिर वो ऑप्शन आएगा, फिर फीचर्स उसके ऐड करें। आप नहीं, अगर आप रोल ऐड करें तो रोल ऐड करते हुए पूछ लेगा, वहीं से ऐड कर दो। सही। ठीक है, अब आपके पास वो चेक बॉक्स अवेलेबल होगा। होना चाहिए। आपने क्या इंस्टॉल किया है? नेटवर्क ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल्स। ये दो अलग चीज़ है। ब्रांच कैशे सर वो वेब बेस्ड, हाँ, वेब बेस्ड नेटवर्क फाइल्स के लिए। ठंड लग रही है, ब्लैंकेट मंगवा दो। नहीं, ठंड शुरू हो गई। ठंड शुरू हो गई, ख़त्म कब होगी? अभी लाइट जाती है, ख़त्म हो जाएगी। लाइट अभी चली जाएगी। नहीं, अब तो लाइट नहीं जानी आपकी क्लास के एंड तक। आज ज़्यादा सा पढ़ा देते हैं ना, ताकि कल हमारे पास समोसे खाने का टाइम हो। हाँ ये सही। कल फिर आते हुए आप लोग लेते आइए। किसकी से लेके आना? एक बंदा ले रहा, बाकी ये दो बंदे ये समोसे लेके आएंगे और जब वो और ये वेट हुए हैं और केचप लेके आएंगे। तो ये दोनों बॉटल्स ले आएंगे। सर अब बैठिए। तो मैंने छुट्टी नहीं करनी। सर छुट्टी नहीं है। लेट आए ना, सर लेट का टाइम 5-10 मिनट का तो दे सर। 1 सेकंड का नहीं है टाइम, मिली सेकंड्स का नहीं है। 80 मिली सेकंड अब तो मिली सेकंड में बात किया गया। अब आप 5 सेकंड लेट है तो आप 5000 मिली सेकंड, ये 5 मिनट लेट हुए, नहीं 5 मिनट लेट हुए हैं, 5000 ज़रा पे 60 इतना लेट आप सोचें कहाँ बात चली गई। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स में बात हो रही है। सर एक बोतल
इतने ज़्यादा लोग पे यार सिर्फ एक बॉटल में यार, ये तो दिस इज इनजस्टिस। कॉन्टैक्ट करना सर 2 जब होंगी ना, दो काफी जंबो सारे हैं ना, होंगे। एक जंबो तो वो कोई नहीं होगा। 2 जंबे तो वैसे ही हो गई। अच्छा ये देखें, अब आप लोग पढ़ना भी है, खाली समोसे का ना ख्याल आप बिल्कुल। सर, ये मैं- कैशिंग पे क्लिक किया, अब आपके पास ये ऑप्शन विजिट आगे सर, ठीक है। ये इनेबल ब्रांच कैशे करने से आपने परमिट कर दिया। आप मुझे एक चीज़ बताएं, एक फोल्डर है, आप उसके ऑनर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके पास कंट्रोल होना चाहिए कि ये रिमोट ब्रांच में कैश होगा या नहीं, होना चाहिए ना। तो अगर आपने ये चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया तो वहाँ पे बेशक कैशिंग की फैसिलिटी ऑन हो, ये फोल्डर कैश नहीं होगा, ठीक है। यानी इस साइट पे आपको इनेबलमेंट करनी पड़ेगी कि कौन कौन से फोल्डर हैं जो कैशेबल हैं और कौन से फोल्डर हैं जिनमें हमारा ऐसा डाटा पड़ा हुआ है जिनको हम अलाउ नहीं कर सकते कि वो कैश हो। जब भी कोई वहाँ से एक्सेस करे तो वो मास्टर कॉपी जो सर्वर पे पड़ी है वही एक्सेस करे। समझ में आती बात? और इसका बेनिफिट आपको पता लगेगा। मेरे पास तो जो है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड का कनेक्शन है, तो मैं तो एक्सेस करूँगा तो कोई कैशिंग नहीं होनी। तो जो 80 का है, 8 मैं उसे कम करके 1 सेकंड भी कर दूँ तब भी नहीं तब भी नहीं होगा। तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस फोल्डर में जो कुछ भी है, क्योंकि आप नॉर्मली जब पिंग करते हैं तो आपका रिप्लाई कितनी देर में आता है पता है? लेस देन 1 मिली सेकेंड। मैंने देखा ना, लिखा हुआ नहीं आता, वो 1 मिली सेकेंड लेस देन आ रहा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप पिंग करते हैं, कोई है आईपी जिसे मैं पिंग कर सकूँ? कोई मसला नहीं है, हमारे पास वर्चुअल मशीन चल रही है यार, सर परेशानी वाली बात। सुपरनेट का आईपी डाल के ऐसी चीज ढूंढता ही रहेगा जी। अब तो ISPs का दौर उस तरह ख़त्म हो गया। जब मैं आप लोगों की स्टेज पे था उस वक्त ब्रेन शुरू में आपको पता है इंटरनेट का कनेक्शन यूज़ करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के 500 रुपीज़ देने पड़ते थे ब्रेन पे। मुझे याद है फर्स्ट टाइम मैंने 1996 में यूज़ किया हुआ है 5 में, उस वक्त याद है कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन पे थे। फिर एक दौर वो भी आया जब वो एक्सेस नेट आया, 10-10 रुपये का कार्ड मैंने खुद देखा, 10 रुपीज़ का कार्ड आता था। हम लोग जब वो करवाते थे ना इसकी रिमोट एक्सेस की लैब, तो वही कार्ड ला के करवाए थे, वो ज़ाहिर बस कनेक्ट करके दिखाना होता था। अच्छा जी, ये देखें, ये जब आप नॉर्मली पिंग करते हैं वो भी कनेक्ट ही होगा। चलें, वो कनेक्ट नहीं, इसको अपने आप को ही कर लें। ये आपका जो रिप्लाई आ रहा होता है ये लेस देन 1 मिली सेकेंड, और ये देखें एक रिप्लाई 1 मिली सेकेंड में आया, ठीक है। तो वो जब लेटेंसी होगी उसके लिए कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। वंस आपने सर्वर साइड पे इनेबल कर दिया, आप डाटा एक्सेस करें वो ऑटोमेटिकली किक इन हो जाती है, ठीक है। सर फिर जब एक फोल्डर शेयर कराते हैं हाँ, तो ऑटोमेटिकली जितने कंटेंट के बीच में जो कुछ ऊपर से फोल्डर है ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ब्रांच कैशे एज लॉन्ग एज के वो चेक बॉक्स सेलेक्टेड है जो भी किए एक फोल्डर पर करने से उसके अंदर जितने फोल्डर्स होंगे हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बिल्कुल, उसके अंदर जितना कंटेंट है सबसे ब्रांच कैशिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ क्लाइंट साइड पे कोई एडिशनल स्टेप रिक्वायर नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने सर्वर साइड पे, जैसे मैंने डोमेन की सेटिंग्स चेंज की हैं, तो डोमेन की जो सेटिंग्स होती हैं वो क्लाइंट साइड पे प्रोपेगेट हो जाती हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड पे ब्रांच कैशे की फैसिलिटी एज अ क्लाइंट उसी वक्त इनेबल होगी जब मैंने ग्रुप पॉलिसी पे वो सेटिंग्स अप्लाई की, ठीक है। अब उन्होंने बस वो फोल्डर एक्सेस करा, फोल्डर एक्सेस करें करें वो चीज़ कैशेबल हो जाएगी अगर लेटेंसी है। और अगर क्लाइंट साइड पे इंटरप्राइज अल्टीमेट, हाँ एग्जैक्टली, ये याद रखिएगा कि ये फैसिलिटी जो है वो कॉर्पोरेट नेटवर्क के लिए बनाई गई है। वो लोग जो इंडिविजुअल पीसीज यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक होम एडिशन है, होम बेसिक है, उसके लिए फैसिलिटी नहीं है। तो जो भी चीज़ कॉर्पोरेट नेटवर्क के लिए बनाई जाएगी उस पे वो फीचर्स होंगे जो इंटरप्राइज फीचर्स कहलाते हैं। ब्रांच कैशे इंटरप्राइज फीचर का पार्ट है, ब्रांच कैशे, डायरेक्ट एक्सेस, बिट लॉकर, ठीक है। ये इंटरप्राइज लेवल फीचर्स हैं जो सिर्फ इंटरप्राइज और अल्टीमेट में अवेलेबल हैं। जनाब क्लाइंट साइड से कोई आइडेंटिफायर होता है किसी किस्म की चीज सर्वर साइड की तरफ हम कैसे रिक्वेस्ट जाती है? क्या मतलब? नेटवर्क से कोई फोल्डर कैसे एक्सेस करते फोल्डर आप हैं? एक्सेस करेंगे ऑटोमेटिकली। डबल बैकस्लैश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे मोड इनेबल किया हुआ है। यस हाँ, तो क्लाइंट कैसे उसको कहेगा कि भाई ये मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से एक्सेस कर रहे थे एक फोल्डर, बड़ा अच्छा सवाल है इनका सवाल ये है, मैं एलेबोरेट कर देता हूँ कि आपने यहाँ से एक फोल्डर एक्सेस किया सर्वर साइड से,
और यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे मोड इनेबल है, ठीक है। जब आप यहाँ से आप सर्वर पे से फोल्डर एक्सेस कर रहे हैं, लेट से उसके अंदर एक फाइल पड़ी है, इसका साइज है 1 GB, चले 500 MB कर रहे हैं, 500 MB की फाइल आप एक्सेस कर रहे हैं। अब बिफोर इसके कि वो फाइल को मूव करता क्लाइंट साइड पे, वो इस एनवायरनमेंट में रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, जो तमाम कंप्यूटर्स पे जाएगी कि इज देयर एनीबॉडी हु कंटेन्स लोकल कॉपी ऑफ दिस फाइल, और अगर किसी क्लाइंट के पास वो कैश हुई भी होगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा कि यस मेरे पास ये फाइल है, और फिर वो पीयर टू पीयर यहीं से मूव हो जाएगी। अच्छा सवाल है, ठीक है सर। एक चीज़ और ये जिस तरह अभी आपने ये सारा नेटवर्क बनाया हुआ है, अगर फर्स्ट करें मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने सर्वर पे वो फीचर और सब कुछ ऑन कर दिया हुआ है, और मैं एक होस्टेड एक कैशे मोड ऑन करना चाह रहा हूँ और सर्वर एक लगा दिए, मुझे उसके ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन उस इस सर्वर के ऊपर जो यहाँ लगा है, जो यहाँ पे लगा ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल्स इंस्टॉल कर, ओनली विल फॉरगेट बस ब्रांच कैशे फॉर नेटवर्क फाइल सिर्फ इस पर इंस्टॉल कर, और सर उधर ग्रुप पॉलिसी इनेबल करके उस पीसी का नाम दे दें। हाँ, पीसी का नाम पूछे, वो पीसी का नाम हम इसलिए देते हैं ताकि वो क्लाइंट के पास प्रोपेगेट हो जाए कि किससे कांटेक्ट करना है। देखे ना, आपने होस्टेड कैशे मोड इन पे इनेबल कर दिया, हो गया इनेबल। अब इन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ से वो डाटा उठाना है। यहाँ पे तो हो सकता है आपके पास 15 सर्वर लगे हुए हैं, तो इसलिए वो नाम आप देते हैं ताकि इन्हें पता लग जाए कि वो सर्वर हमारा कहाँ पे है जिसका नाम है। और सर थोड़ी सी मैं पूछना चाहूँगा कि अगर इस तरह के क्लाइंट और सर्वर का नेटवर्क लगा हुआ है, तो हमने सिर्फ सर्वर के एंड पे ये ग्रुप पॉलिसीज और ये सब चीजें छेड़ी क्योंकि ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट है। क्लाइंट साइड पे तो ग्रुप पॉलिसी होती भी नहीं है, क्लाइंट साइड पे लोकल पॉलिसी होती है। याद रखें, क्लाइंट जब लॉग ऑन होता है ना डोमेन पे, तो उसकी ग्रुप पॉलिसी तो एट द टाइम ऑफ लॉग ऑन पॉलिसी उस पे पुश हो जाती है, पुश हो जाती है। ठीक है। दो चीजें होती हैं ग्रुप पॉलिसी में, कंप्यूटर सेटिंग, यूजर सेटिंग। यूजर सेटिंग एट द टाइम ऑफ लॉग ऑन प्रोपेगेट होती है, और कंप्यूटर सेटिंग एट द टाइम ऑफ रीबूट, जब बूट हो रहा होता है ना, एट द टाइम ऑफ बूट, जब वो बूट हो रहा होता है उसी वक्त कंप्यूटर सेटिंग्स हो जाती है। तो ये जो हमने सेटिंग्स एडिट की, कंप्यूटर सेटिंग्स का पार्ट थी, कंप्यूटर सेटिंग्स का पार्ट थी। दिखाया तो मैं आपको, फिर ये यूजर सेटिंग्स में नहीं थी। इसी में दिखा देता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे हमने कंप्यूटर सेटिंग्स के अंडरनीथ आपको क्या मिला था, ये विंडोज़ कंपोनेंट और ये ब्रांच कैशे। विंडोज़ कंपोनेंट नेटवर्क सेटिंग्स में जाना था, ये ब्रांच कैशे। तो कंप्यूटर सेटिंग्स तो उस वक्त पुश हो जाती है जब कंप्यूटर रिबूट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आप ना वो बातें भी कर लें ऑफलाइन फाइल्स की, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी इससे रिलेट होती है। देखें, याद रखिएगा, वेंडर वो फैसिलिटी देता है। मैं माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट जो है, ये 5th वन प्रोडक्ट है जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। प्रोफेशनली जिस प्रोडक्ट को मैंने पहले को देखा था वो विंडोज़ NT थी, फिर 2000 आई, फिर 2003 आई, अब 2008 आ गई। काम जिस पहली प्रोडक्ट में मैंने किया था वो विंडोज़ 95 98 थी, 9.x कह रहे हैं। याद रखें, वेंडर वो फीचर्स देता है जो कस्टमर को चाहिए होता है। कस्टमर का एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होता है, वेंडर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उसी तरह ट्यून होती जाती हैं, ठीक है। बैक इन लेट 90s उस वक्त स्टोरेज का बड़ा इशू था। आपकी हार्ड डिस्क छोटी छोटी होती थी, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क होती थी जो 8.1 GB की थी, ठीक है। तो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने NTFS इंट्रोड्यूस किया, उसमें कंप्रेशन होती थी, बड़ा पॉपुलर हुआ, ठीक है। अब आज के दौर में NTFS कंप्रेशन की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क स्टोरेज बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। उस वक्त क्या चीज़ पॉपुलर थी, क्या चीज़ कॉस्टली थी? बैंडविड्थ। उस वक्त बैंडविड्थ महंगी होती थी, ठीक है। उस वक्त आपके पास ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं था जो आप उस वक्त इस तरह का जो इंटरनेट जो 24/7 ऑन होता है, वो तो सिर्फ कॉर्पोरेट नेटवर्क में आपको नजर आता था, ये अब घरों में भी आ रहा है, जो अब घरों में भी आ गया। उस वक्त घरों में क्या होता था, आप टेलीफोन लाइन लेते थे घर की, वो मोडेम पे लगाते थे, डायल करते थे, 1 घंटा कनेक्ट होते थे, उसके बाद डिस्कनेक्ट करते थे। डिस्कनेक्ट करने से पहले लॉग ऑन होकर चेक करते थे, यार कितना यूज़ किया, ठीक है, कितना बिल बन गया, ठीक है। तो अब ये नहीं, और घर वाले भी तंग करते थे कि घर वालों को आप तंग कर रहे होते थे कि यार टेलीफोन लाइन बिजी की। तो उस वक्त बैंडविड्थ कॉस्टली थी, क्योंकि उस वक्त बैंडविड्थ कॉस्टली थी तो इस तरह के सॉल्यूशन बड़े पॉपुलर हुए ऑफलाइन फाइल्स वाले, जो 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। अब ये फीचर जो है इनका दौर गुजर गया। ऑफलाइन फाइल की फैसिलिटी इसलिए दी गई थी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कनेक्शन रिकनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपका काम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आप एक फाइल आपने ओपन की हुई है, और फाइल आपने ओपन कहाँ से की है? मास्टर सर्वर से, कॉर्पोरेट सर्वर से, उसे निकाल दें ब्रांच कैशे को। ये हम सिर्फ फाइल फोल्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई वेब बेस्ड डाटा नहीं है। आप अपने एनवायरनमेंट से बैठ के आप किसी कस्टमर के पास गए, लैपटॉप आपने खोला, कस्टमर ने आपसे, लाइक आप रिप्रेजेंटेटिव थे डेल के डिस्ट्रीब्यूटर के,
डेल की मशीन उसने परचेज करनी थी, वो आपसे कहता है यार चेक करो स्टॉक में है कि नहीं। आपने कहा ओके मैं भी चेक कर लेता हूँ, आपने फ़ौरन कनेक्ट किया डायल करके, अब आप कनेक्ट हो गए, अब आप स्टॉक की फाइल चेक कर रहे थे, मीनवाइल क्या हुआ, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अब अगर आप उसे स्टॉक में उस यूनिट की अवेलेबिलिटी नहीं बताएंगे तो आप डील मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्लाइंट उसी फाइल को फ़ौरन कैशे में ले जाए, ठीक है, तो आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। जब दोबारा कनेक्शन रिकनेक्ट हो, ये ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तो मैंने जो एग्जांपल दी इसमें आप फाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी फाइल भी हो सकती है इसमें आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, आपने मॉडिफिकेशन कर दी है, वो मॉडिफिकेशन सर्वर साइड पे तो नहीं, जैसे ही आप रिकनेक्ट होंगे वो क्या करेगा, इस चेंजेस को पुश कर देगा। बात समझ में आती है कि सिंक्रोनाइजेशन उसकी कैसे होगी। तो अब इस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स क्योंकि ये उसी के से रिलेट होता है, आप यहीं पे देख लें, किसी भी फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टीज में चले जाएं और ऑफलाइन पे क्लिक करें। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, विंडोज 2000 में, ब्रांच कैशे इंट्रोड्यूस हुआ 2008 में, ठीक है। अगर कोई चीज शेयर्ड नहीं है तो वो कैशेबल भी नहीं है, बात याद रखिए। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, क्योंकि हम बेशक किसी भी लेवल में बात कर रहे हैं, क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है, डिस्ट्रीब्यूशन है या होस्टेड है, डजंट मैटर, यहाँ प्रोटोकॉल्स की बात नहीं हुई सर। प्रोटोकॉल्स की बात क्यों होगी, बताएं, क्या ये चीज प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है? ये तो सेटिंग्स है सर। क्या ये चीज प्रोटोकॉल से आपका मतलब क्या है? डेटा ट्रांसफर हो रहा है सर, डेटा एक्सेस हो रहा है, हाउ कैन पॉसिबल विदाउट एनी प्रोटोकॉल? तो नेटवर्क की तो कोई फैसिलिटी भी विदाउट एनी प्रोटोकॉल नहीं होती। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन सा आईसीटी पे आप पहले बता चुके हैं, वो तो है, इसके अलावा कोई और डेटा एक्सेस से क्योंकि एक आपका डेटा पड़ा हुआ है ऑनलाइन, एक आपका कैशे में पड़ा हुआ है। नहीं एट दैट हैज नथिंग टू डू। देखें एक बात याद रखें, आपके कोर्स में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें हम ये कहें कि हाँ, एक चीज तो अंडरस्टूड है कि हमने ये अज्यूम किया था, जब मैं आपको शुरू में पढ़ा रहा था तभी मैंने बता दिया था कि हमारी assumption है कि हमारा प्रोटोकॉल TCP/IP, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज अगर आती है जिसमें मैं कहूँ नहीं यार TCP/IP रिमूव करें, यू नीड IPX SPX, तब तो मुझे बताने की जरूरत है, अदरवाइज तो हमारी assumption है TCP/IP इज देयर, दैट्स इट, व्हाट एल्स यू वांट, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। प्रोटोकॉल डिपेंडेंट कोई चीज नहीं होगी। इससे मेरा कहने का मतलब ये कि हम कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ेंगे जो TCP/IP के अलावा किसी और पे डिपेंडेंट हो। इससे मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है कि फॉर कम्युनिकेशन यू डोंट नीड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल तो है ऑलरेडी, TCP/IP इज देयर, दैट्स इट, व्हाट एल्स, और तो कोई चीज नहीं। तो ठीक है, बोंगा सवाल था, पिछला सवाल तुम्हारा अच्छा था, ये तुमने बोंगी मारी। मैंने एक स्लाइड चेक की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रांच कैशे कैन ट्रांसमिट द रिक्वेस्ट टू रिमोट सर्वर बाय फॉलोइंग प्रोटोकॉल, उसमें मैंशन किया HTTP और किया BITS, इंटेलिजेंस, ठीक है, ट्रांसफर सर्विसेज। उसने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, कॉमन यूज है, SMB सर्वर, SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक्स, ये कॉमन यूज होते हैं, बस ये तीन बातें। आप कोई भी चीज एक्सेस करते हैं तो SMB यूज होता है, ये बात याद रखिएगा। आप एनवायरनमेंट में कोई फाइल एक्सेस करते हैं तो सर्वर मैसेज ब्लॉक्स होते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, कोई इसमें ना ऐसी साइंस थी नहीं जो बतानी होती है जिसके लिए मेंशन किया गया। जैसे ही आप कंप्यूटर की सर्वर सर्विस ऑन करते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, SMBs इनेबल हो जाती है। अच्छा जी, आप इसको छोड़ के जो बाकी ऑप्शंस आ रही हैं, पहले तो ये देख लें, ये जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये जो पेज है ये ऑफलाइन कैशिंग का पेज है, ब्रांच कैशे का नहीं। ब्रांच कैशे का तो सिर्फ एक चेक बॉक्स है, ठीक है। ये देखें यहाँ पढ़ें, you can choose which files and programs if any are available to user who are offline। ब्रांच कैशे में हम ऑफलाइन का केस डिस्कस नहीं करें, तो उसमें कनेक्शन तो आपका अवेलेबल था, और आप जब होस्टेड कैशे मोड यूज़ करते हैं तो उसमें जो आपका ब्रांच सर्वर है वो सिंक करता रहता है, सर्वर से पूछता रहता है कि ये वर्जन अपडेटेड है, कहीं मैं ओल्ड डाटा तो नहीं दिखा रहा। लेकिन अब बात हो रही है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो उस केस में क्या इसके पास चॉइसेस हैं? इसके पास चॉइस है, दो तरह की कैशिंग होती है, एक होती है ऑटोमेटिक कैशिंग, एक होती है मैनुअल कैशिंग। मैनुअल कैशिंग में आप खुद बताते हैं एक्सेस करते हुए कि यार इसे कैश करो। ऑटोमेटिक कैशिंग में क्या होता है कि फाइल जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं वो कैशे में चली जाती है, ठीक है। यानी या तो आप कैशिंग डिसेबल करते हैं जो कि मिडिल वाली ऑप्शन है, नो फाइल्स और प्रोग्राम फ्रॉम द शेयर्ड फोल्डर आर अवेलेबल ऑफलाइन, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से क्या होगा, नो कैशिंग। ये सेलेक्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, कैशे ऑफ इस फोल्डर में जितनी भी चीज़ें हैं वो कैशेबल नहीं है, ठीक है जी। हाँ, दूसरे इसको कैशे में नहीं ले जा सकते,
मैंने उन्हें कहा है कि जब कनेक्शन अवेलेबल हो तो एक्सेस करो, जब कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए तो एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि दो फाइलें बने, क्लाइंट साइड पे आउटडेटेड फाइल हो, मेरी साइड पे अपडेटेड फाइल हो, ऐसा ही होगा ना। इससे सर्विसेज को डिसेबल कर दिया। हाँ, डिसेबल कर दी। ये ऑप्शन क्या है, ओनली द फाइल्स एंड प्रोग्राम दैट यूजर्स स्पेसिफाई आ गया, मैनुअल कैशिंग होगी, और ये ऑटोमेटिक है। ऑल फाइल्स एंड प्रोग्राम दैट यूजर्स ओपन फ्रॉम अ शेयर्ड फोल्डर आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल ऑफलाइन, यानी यूजर जैसे डबल क्लिक करेगा वो कैशे में चली जाएगी। बात समझ में आती है। ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस क्या करता है, देखें ये आप कब सेलेक्ट करेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपकी जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं उसमें आप चेंजेस करते हैं, यानी मैं कहता हूँ एक फाइल है आपकी word.txt, एक फाइल है आपकी abc.doc, ये वर्ड की फाइलें होंगी, एक और आपकी फाइल है calculator.exe, ये तीनों कैशे में चली गई। जो .doc है उसमें तो आप चेंजेस कर सकते हैं, .txt उसमें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन exe में तो कोई चेंजेस नहीं है, exe तो रन होगी, आप उस पर काम करेंगे। अगर आपका फोल्डर जिसकी आप कैशिंग इनेबल कर रहे हैं उसमें ऐसी फाइल्स हैं, बल्कि आप ऐसा करेंगे कि आपकी वो फाइल्स जो प्रोग्राम फाइल्स हैं उनको एक फोल्डर में रखेंगे और उनमें जब कैशिंग इनेबल करेंगे तो ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस इनेबल कर देंगे। इसका मतलब पता है क्या है, आप इसे ये कह रहे हैं कि ये फाइल है क्लाइंट के कैशे में चली जाएं, फिर वहीं से रन हो, इनको सिंक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनमें चेंजेस ही नहीं होंगे। देखें सिंक्रोनाइजेशन समझ लेते हैं ना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है दो चीज़ें जो मुख्तलिफ हैं उन्हें एक, हम कहते हैं नहीं सिंक योर वॉचेस, घड़ियाँ मिला लें, ठीक है। तो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन इशू उस वक्त है जब चेंजेस पॉसिबल है, जो कि वर्ड वाली फाइलों में होगा। वर्ड की एक फाइल थी, आपने डाउनलोड कर ली, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, डाउनलोड नहीं की, आपके कैशे में आ गई, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, आपने चेंजेस कर दी उसमें। अब जो सर्वर वाली फाइल है वो कुछ और कह रही है, आपकी फाइल कुछ और कह रही है, या आपके कैशे में आ गई, वो सर्वर पे किसी ने चेंजेस कर दी, अब आपके पास वो चेंजेस नहीं। और एक और केस भी हो सकता है, उधर भी चेंज होगी, इधर भी चेंज होगी, ठीक है। तो तीनों केसेस में जब कनेक्शन रीस्टोर होगा तो फाइल सिंक होनी है। पहले जो दो केसेस बनाए उसमें ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी, जो तीसरा केस बताया उसमें आपसे पूछेगा कि व्हाट टू डू, उधर कुछ और है, इधर कुछ और है, कौन सा वर्जन, वो आपसे पूछेगा आपकी चेंजेस को ओवरराइट करवाएं या दो फाइलें बना दें, दो फाइलें बना देगा। इसीलिए तो आपको ये प्रोविजन दी गई है। आप कहते हैं ये तो कैशिंग में दो फाइलें भी बन सकती हैं, फाइल की इंटीग्रिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नो कैशिंग आप डिसेबल कर देते हैं। बात समझ में आती है। तो ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस आप उस वक्त सेलेक्ट करेंगे जब एग्जीक्यूटेबल्स की बात हो रही है, जब उन फाइल्स की बात हो रही है जो रीड ऑनली है, जो वंस कैशे में आ गई फिर कैशे में ही रहे, वहीं से ओपन हो, उनको सिंक करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, ये छोटी बात थी। अच्छा, आप लोगों को पता है ना नेटवर्क से डाटा एक्सेस कैसे करते हैं? डबल बैकस्लैश क्या कहते हैं इसे? सर्वर नेम स्लैश शेयर नेम, इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे कंप्यूटर नेम आता है, उसके बाद एक सिंगल बैकस्लैश आता है और यहाँ पे शेयर नेम आता है। यूनिफॉर्म यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन, ये यूएनसी पाथ कहलाता है। जिस तरह यूआरएल होता है, इसको उल्टा हैं? यूआरएल का उल्टा है। नहीं, यूआरएल और चीज़ है, यूआरएल तो वेब कंटेंट के लिए होता है। यूआरएल में अच्छा तुम ये स्लैशेस की वजह से कह रहे हो उलट है? यस सर। यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ये क्या बोंगी अप्रोच हुई। जैसे यूनिवर्सल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल ये वेब के लिए और ये लोकल के लिए। ये है प्रोटोकॉल, ये है एफक्यूडीएन और ये है पाथ टू द सर्वर। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये अलग चीज़ है, ये वेब कंटेंट के लिए एचटीटीपी की जगह एचटीटीपी हो सकता है, ठीक है। रीडायरेक्ट हो सकता है, HTTPS भी होते हैं, बिल्कुल ही HTTPS भी हो सकता है। ये सारे यूआरएल ब्राउज़र में लिखा जाता है, ठीक है। जबकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये ब्राउज़र में नहीं लिखा, ये तो आप रन में जाके लिखते हैं, डबल बैकस्लैश सर्वर नेम स्लैश शेयर, ठीक है। और जब आप किसी फोल्डर को शेयर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वही नेम इनहेरिट कर लेता है जो उसका लोकल नेम है, अगर वो अवेलेबल हो। जैसे ये देखो, मैंने एडवांस शेयरिंग पे क्लिक किया, शेयर नेम की जगह क्या लिखा हुआ आ गया? ABC लिखा हुआ आ गया।
क्यों आ गया है? क्योंकि ये नेम अवेलेबल है। मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं, मैं खुद दे रहा हूँ नाम, मैं कहता हूँ मैंने इसका नाम रखना है ABC1। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने शेयर नेम क्या रख दिया, ABC1, ओके कर दिया, ठीक है जी। अब एक काम, पाथ क्या दे रहे सर? ABC1 आएगा, सर्वर नेम और स्लैश शेयर नेम ABC, वो दोनों हैं, दो हो गए हैं। ये जाए ना ज़रा, यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करें, ठीक है। ABC भी है, अगर आपने ABC को फ्री करना है, इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दें, ये लें। अब देखें क्या नाम दे रहे हैं, ABC1। ठीक है। मैंने ABC1 क्यों दिया है कि अब ABC1 अवेलेबल नहीं है, नहीं है ना अवेलेबल, और इस फोल्डर का नाम क्या है, तो इसे अगर आप शेयर करेंगे तो उसके पास ये नाम अवेलेबल नहीं है, खाली। ये देखें उसने 1-2 जनरेट की है क्योंकि ABC1 अनअवेलेबल है। बताना आपको ये था कि शेयर्ड नेम विद इन अ कंप्यूटर यूनिक होना चाहिए। एक कंप्यूटर पे 2 फोल्डर्स का शेयर नेम, मुझे पता है एक कंप्यूटर पे 2 फोल्डर सेम नेम के हो सकते हैं, नहीं हो सकते। C पे भी ABC है, D पे भी ABC है, ABC है उसके अंदर भी ABC है, उसके अंदर भी ABC है, हो सकते हैं ना। अब आप इन्हें शेयर करेंगे तो विद इन अ कंप्यूटर डुप्लीकेशन हो जाएगी ना। तो याद रखें कि शेयर नेम कंप्यूटर का लोकल नेम डुप्लीकेट हो सकता है एज लॉन्ग एज उसका फुली क्वालिफाइड पाथ डिफरेंट बन रहा है, C:\ABC, D:\ABC, क्योंकि पेरेंट डायरेक्टरी डिफरेंट है इसलिए डजंट मैटर। हाँ, ये नहीं हो सकता कि C:ABC हो और आप C पे एक और डायरेक्टरी बनाएं वहीं पे और उसका भी नाम है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन शेयर नेम पूरे कंप्यूटर पे एक ही हो सकता है। उसकी वजह ये कि रिमोट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आएगी उस कंप्यूटर के पास, तो उसको फिर यूनिक नेम चाहिए, डायरेक्टरी डिपेंडेंट नहीं, पूरे सिस्टम पे, ठीक है। कंप्यूटर का नाम पूरे नेटवर्क में यूनिक होता है और शेयर नेम विद इन अ कंप्यूटर यूनिक होता है। 2 कंप्यूटर पे शेयर नेम सेम हो सकता है, एक कंप्यूटर है उस पर भी ABC है, दूसरे पे भी ABC है, हो सकता है। उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर नेम डिफरेंट होगा, तो फुली क्वालिफाइड यूएनसी पाथ का भी डुप्लीकेट है। सर ये आपने SM क्या लिखा है? सर्वर नेम। हाँ सर, समझाने के लिए लिखा है, उसके बाद शेयर नेम। ये देखें ना, मैं आप यहीं से इसे एक्सेस करें, आप नेम की जगह IP एड्रेस भी दे सकते हैं। ओहो, इसका IP एड्रेस देखें क्या है। अच्छा, ये फिर मैं लोकल सिस्टम पे आ गया, नहीं लोकल से निकलें, वर्चुअल मशीन पे जाएं ताकि हम खेल सकें। एग्जिट यूनिटी, एग्जिट करो जी यूनिटी। पता नहीं कोई शॉर्ट की लगता है प्रेस हो गई थी। मर गए, मौत वाकई हो गई। अच्छा, एक मिनट टाइम भी मुझे देख लेना है। इसको क्लोज करें। सबसे पहले तो देखें इसका IP। बोतल को क्या हुई? सर मेरे पास घर पड़ी है सर, उसकी कौन सी बोतल है, पेप्सी की, पानी डालेंगे, 2 नंबर, ठीक है। अब तो मैं पिलाएंगे वही वाली। ये देखें, यहाँ मैं देता हूँ 192.168.1 डॉट। अगर कंप्यूटर के शेयर देखने हो खुर्रम, बताओ जल्दी से क्या कमांड होती है। मैं कंप्यूटर के शेयर देखना चाहता हूँ। इतने अरसे से तुम लोग नेटवर्क में जॉब कर रहे हो, नेट व्यू और आगे कंप्यूटर का नाम या IP एड्रेस। ये देखें, कोई शेयर नहीं है। कमांड पर मुझे शेयर करना हो तो क्या कमांड होती है? dir टेस्ट। इसे शेयर करना चाहता हूँ, टेस्ट को शेयर करना चाहता हूँ। नेट शेयर, उसके बाद शेयर नेम, उसके बाद पाथ। ये ना जी, शेयर हो गया, इसका नाम अब टेस्ट है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, अब मैं देता हूँ नेट व्यू, तो ये टेस्ट मुझे नज़र आएगा। ये देखें, आ गया टेस्ट, समझ में आती है बात? हाँ जी, आ गया। IP दे दें, नेम दे दें, डजंट मैटर। तो रन में ही जाके देता हूँ ताकि अगर गलत हो तो वो एरर तो देना। हाँ, ये $192 जैसे ही आप देंगे IP, वो आपको खुद ही दे देगा। वो देखें, नज़र आ रहा है टेस्ट यूज़र्स,
तो ये आप दें, अगर आपके पास परमिशन है तो एक्सेस हो जाएगा। बात क्लियर होती है? कैसे तुमने शक्ल यूँ किया? नहीं समझ में आया? सर आगे क्या समझ में आया? एक कंप्यूटर है, मैं इस कंप्यूटर पे हूँ, ये नेटवर्क एनवायरनमेंट है, ये PC1 है, ये PC2 है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस कंप्यूटर पे एक फोल्डर को एक्सेस करना चाहता हूँ जिसका नाम है ABC। मैं यहाँ क्या लिखूँगा? सर थ्रू कमांड सामने अब मुझे बताओ मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे रन में जाकर? थ्रू कमांड ऐसे कह रहे हैं बड़ा आसान नहीं सर 120 है आपने कमांड नेट भी बताई थी ना। लग पता जाएगा थ्रू कमांड जो होता है। ये मैं यहाँ जाके क्या लिखूँगा? ये यहाँ की ये लेंगे, हाँ यहाँ भी लिख दें तो चला जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख दें ना, ये लें जी तो चला सर आगे जाएगा। इसका वो एड्रेस दे देना, IP एड्रेस दे देना। IP एड्रेस मुझे पता ही नहीं, मुझे नाम पता है PC1 और PC2। जीशान बताओ। बंदा जब ऐसे करता है तो करता ही उस वक्त है, उसे नहीं समझ में आ रहा होता, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बताएं कि वो चीज़ नहीं समझ में आ रही। सर UNC बात नहीं समझ में आया ताकि मैं उसे और सिंप्लीफाई करके समझाऊँ। सर ये अभी आपने नेट व्यू IP एड्रेस और वो गोली मारो, नेट व्यू का तो काम ही और था। नेट व्यू तो शेयर्स व्यू करने के लिए थी, और नेट व्यू के बारे में ये याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ लोकल IP दें, आप रिमोट भी दे सकते हैं, उसके शेयर दिखाएगा। और आप बगैर अगर कमांड के ये खाली नेट व्यू लिख दें फिर पता क्या दिखाएगा? रिमोट कंप्यूटर्स, जितने भी 50 कंप्यूटर 50 दिखाएगा, वो सबके नाम लिखे हुए आ जाएंगे कि ये वो हैं जो शेयर्ड रिसोर्सेज दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे // कंप्यूटर का नाम। देखो ना आप इस कंप्यूटर पे बैठे हुए हो, तो पहले इसको बताओ कि तुमने जाना कहाँ है, कहाँ जाना है? PC2 पे। अब PC2 पे पहुंच गए, अब PC2 को पता होना चाहिए कि किस फोल्डर पे जाना है। ये UNC पास है, और पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना यार। ठीक है। तुमने शेखों वाली जो है ना गाड़ी रखी है, कौन से शेख वाला? अरबी शेख, पेट्रोल वाले। एक रियाल में 6 लीटर 25 रुपये में 6 एक रियाल में 6 लीटर क्या? 11 रियाल में बड़ा ब्रांड। नवाज शरीफ को मशवरा देंगे यहाँ से फ्लाईओवर बनवा दे सऊदी अरब तक। सारा पेट्रोल वहाँ से डलवाएं, सारा ये बचा उसमें वो बाकी बाद में लोहा तो बेचे ना। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब 10 मिनट्स हैं, विंडोज़ अपडेट का आइडिया आपको दे देता हूँ और करवा कर दूँगा। इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि कॉपी का